वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे वो प्रोसेसेस पढ़े थे जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब सेल टू सेल, विद इन अ सेल ट्रांसफर होना, सेल के अंदर ही वाटर और आयंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लस सेल टू सेल ट्रांसफर कैसे होता है, राइट, दैट इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, राइट, प्लांट्स को बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। जो भी ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, उनमें ट्रांसफर कैसे होता है? अगर हम एक ट्री की बात करें तो यहाँ पे रूट से लेकर लीफ तक कैसे ट्रांसफर होता है वाटर का, आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का, ओके। एंड लीफ से नीचे रूट्स तक जाना है खाना, राइट। जो हमारा वाटर है वो कहाँ एब्सॉर्ब होता है? रूट्स में। तभी तो हम पानी जो है वो रूट्स में देते हैं, राइट। हम पानी कहाँ देते हैं प्लांट को? सॉइल में, रूट्स में देते हैं। तो रूट्स जो है वो पानी एब्सॉर्ब करती हैं, राइट, ये बेसिक्स हमें पता है। तो रूट से लेकर वो पानी लीफ तक मिलना चाहिए, मतलब प्लांट को इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करना है, राइट। एंड लीफ में बनता है खाना, वो हमारे रूट्स तक आना चाहिए, राइट, मतलब हर सेल को मिलना चाहिए। सो दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से पॉसिबल है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होता है बाय डिफ्यूजन, है ना, जिसमें हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। बट क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन से पॉसिबल है? सी, एक 50 माइक्रोमीटर की सेल में 2.5 सेकंड्स लगते हैं डिफ्यूजन होने में। तो अगर एक इतनी छोटी सी सेल में हमें 2.5 सेकंड्स लग रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक मीटर प्लांट की भी बात करें कि हमारा प्लांट जो है वो 1 मीटर बड़ा है, तो भी उसमें हमें ईयर्स लग जाएंगे, राइट। तो क्या डिफ्यूजन से पॉसिबल है कि हमारे ट्री में वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो पाए? इतने में तो ट्री की डेथ ही हो जाएगी जब तक उसके पास खाना पहुंचेगा, राइट। तो इसलिए डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, राइट। अब अगर ये डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है तो कैसे पॉसिबल है? हमें ये पढ़ना है कि हाउ इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल, ओके। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज मास और बल्क फ्लो। मास और बल्क फ्लो बोलते हैं उस प्रोसेस को, एक मेथड को, जिसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्या है ये मास और बल्क फ्लो? मास और बल्क फ्लो का मतलब है, मास आपको पता है, और बल्क मतलब बहुत ज्यादा, है ना, मास मतलब इन वेट। तो बहुत सारी चीजें एक साथ ट्रांसफर हो रही हैं, हम एक चीज तो ये समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज कि हमारे बल्क फ्लो का मतलब है कि वाटर प्लस आयंस, मिनरल आयंस, मतलब कि वाटर, मिनरल आयंस, ये एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। इनमें ही न्यूट्रिएंट्स, ये सब एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं मास और बल्क फ्लो। अब ये जो मास और बल्क फ्लो है ये हो सकता है बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट इज द प्रेशर डिफरेंस, जब प्रेशर डिफरेंस होगा तब हो सकता है। एंड सेकेंड इज थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यूज, जो आपने वस्कुलर टिश्यूज पढ़े हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके थ्रू जब कंडक्शन होगा तो हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम कवर करेंगे इसका फर्स्ट मेथड दैट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस से क्या मतलब है ये हम आगे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि मास और बल्क फ्लो का मतलब है वाटर प्लस मिनरल आयंस का एक साथ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो हम इस प्रोसेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, राइट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क, है ना, बल्क में हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अब हमें एक बात पता है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर का हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था इन प्रीवियस लेक्चर कि थ्रू डिफ्यूजन, राइट, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट मीन्स द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहां हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ओके। तो मान लो कि ये मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, ये एक वाटर पाइप है, इस जगह पर मेरा हाई प्रेशर है, ठीक है, और इस जगह पर लो प्रेशर है। तो वाटर कैसे मूव करेगा?
वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो इतना तो हमें समझ में आता है थ्रू डिफ्यूजन कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोई भी दो सिस्टम्स भी हैं हमारे पास, एक जगह हाई प्रेशर है दूसरी जगह लो प्रेशर है, तो वाटर हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। अब इसमें जो बल्क फ्लो है उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा, मानो कि ये वाटर है और इसमें ये हमारे पास सॉल्यूट मिक्स है, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन या सस्पेंशन दोनों ही एक साथ मूव करेंगे, ये प्रिंसिपल है हमारे बल्क फ्लो का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बल्क फ्लो में कि वाटर और आयंस एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। एक साथ मूव करेंगे मतलब सेम पेस पे मूव करेंगे। आपके एनसीईआरटी में वर्ड्स हैं कुछ कि एन मासे का क्या मतलब है, एन मासे मतलब है कि बल्क में वाटर और आयंस दोनों एक साथ। दूसरी एक लाइन है कि दे मूव एट द सेम पेस, सेम पेस मतलब सेम स्पीड, एक ही स्पीड पे मूव करेंगे, ठीक है, मतलब कि एक साथ मूव कर रहे हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ रिवर्स, वहां पे रिवर्स का एग्जाम्पल लिया गया है। तो रिवर में आप बहुत इजीली समझ सकते हो, आपने रिवर में देखा है छोटे छोटे से अगर कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर में छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ ही फ्लो कर रहे होते हैं, राइट। वैसा तो नहीं है कि वाटर पहले आगे जा रहा होता है और सॉल्यूट रह जाता है पीछे, ऐसा नहीं है। तो रिवर्स का एग्जाम्पल सोचो, आप इमेजिन करो कि वाटर है रिवर में और वो कैसे फ्लो करता है, उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ ही मूव करते हैं एट द सेम स्पीड, राइट। दैट इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ द बल्क फ्लो, ओके। तो हमें एक बात अभी तक समझ में आ गई कि द बल्क फ्लो इज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे जो हम टर्म यूज करते हैं फॉर दिस प्रेशर, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं फॉर वाटर, तो हम एक टर्म यूज करेंगे दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ हमारा जो ये बल्क फ्लो हो रहा है वो होगा आइदर बाय द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, या बाय नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है, देखो एक हमारे पास वाटर पाइप है, ठीक है, मेरे पास एक वाटर पाइप है और मुझे जो है वाटर फ्लो कराना है। पहले तो मुझे फ्लो कराना है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, और दूसरे केस में मुझे फ्लो करवाना है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, राइट। आप समझ लो कि आपको घर में एक घर से दूसरे घर पानी पहुंचाना होता है तो कुछ कैसा भी रास्ता हो सकता है, राइट। मतलब कहीं हमें ऊपर है फ्लो और कहीं नीचे की तरफ है, राइट। तो हम पानी को कैसे फोर्स देते हैं, पानी को कैसा फोर्स देते हैं कि वो फ्लो हो पाए, ठीक है। तो अगर हमें नीचे से ऊपर ले जाना है पानी को, ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाना है पानी को, तो हम कहाँ से फोर्स देते हैं। आपने देखा होगा अगर आप लोग टंकी में ऊपर पानी लगाते हो, ठीक है, हमें ऊपर छत पे पानी पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से प्रेशर देते हैं उसको, है ना। या तो हम एक चीज यहाँ पे लगाते हैं कि हम मोटर लगाते हैं, ठीक है, और सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं, यहाँ से खींचते हैं पानी को, है ना। अगर हमें पाइप में चेक करना होता है कि पानी आ रहा है कि नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उसको फूंक मार के हम उसको चेक करते हैं, फूंक मारते हैं, ऊपर की तरफ प्रेशर देते हैं, है ना, ऊपर की तरफ उसको फोर्स देते हैं। तो दैट मीन्स कि हम पुल कर रहे हैं, पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, राइट। जस्ट लाइक इन केस ऑफ स्ट्रॉ, जो आप स्ट्रॉ यूज करते हो टू सक जूसेस, जूस पीने के लिए जो हम स्ट्रॉ यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम पानी को ऊपर सक कर रहे हैं, है ना। तो सक करने में हम क्या करते हैं, उसको ऊपर खींचते हैं ना, तो दैट खींचना इज कॉल्ड एज पुल, ठीक है। मतलब एक तरीका हो गया कि मैं पानी को पुल करूंगी, राइट। सेकेंड केस में क्या है कि मुझे ऊपर से नीचे पानी लाना है, ठीक है, तो पानी क्या होता है, पानी पुश हो रहा है ना, पानी यहां से यहाँ पे पुश होता जा रहा है, राइट। वी कैन से ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कि पुश जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, मतलब कि वाटर का फ्लो पॉसिबल है आइदर बाय पुल और बाय पुश, है ना। यही दो फोर्स लगेंगे पानी को फ्लो करवाने के लिए, राइट। ये बेसिक चीज हुई कि पुल हो रहा है या पुश हो रहा है पानी, राइट। अब ये जो पुश मैंने बोला कि पुश लग रहा है पानी को, मुझे यहां से वहां ले जाना है, मैं पुश कर रही हूं, तो पुश करने को बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब भी पानी पुश से होगा, जब भी बल्क फ्लो बाय पुश होगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज बाय द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जब भी पानी का फ्लो बाय पुल होगा, ठीक है, जब भी बल्क फ्लो बाय पुल होगा तब हम उसको बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से हो रहा है, ठीक है। ये दो चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है।
आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो पुल है, जो हम स्ट्रॉ के थ्रू पानी खींचते हैं, उसमें हमारी इतनी एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है, तो उसको नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज पुल का एग्जाम्पल है गार्डन होज। गार्डन होज क्या होता है, आपने गार्डन्स में, पार्क्स में देखे होंगे, ऐसे स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंकलर है, ऐसा होता है ना, स्प्रिंकलर लगे हैं, पानी का फुहारा जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ऐसे पानी बह रहा है ऑल साइड्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पुश लग रहा है, यहाँ नीचे से पुश दिया जा रहा है पानी को, तो वो ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज बाय द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और दूसरा केस है सक्शन थ्रू स्ट्रॉ, तो हम सक कर रहे हैं थ्रू द स्ट्रॉ, पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज बाय द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फाइन, इतना समझ में आ गया। मतलब हमें एक बात क्लियर हो गई कि पुश और पुल इज द फोर्स दैट इज कॉजिंग द बल्क फ्लो। जो बल्क फ्लो हो रहा है प्लांट्स में, दैट इज वाटर और आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो हो रहा है वो एट द सेम स्पीड हो रहा है, एक साथ हो रहा है, एंड बाय पुश और पुल हो रहा है, ठीक है। आपको रिवर का एग्जाम्पल याद रखना है, वहां से सब क्लियर रहेगा कि बल्क फ्लो हो रहा है, वाटर का, आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का। आप कुछ भी डालते हो छोटे पार्टिकल्स, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब एक साथ मूव कर रहे हैं, राइट, बल्क में मूव कर रहे हैं, राइट, एंड बाय पुश और पुल हो रहे हैं। मतलब यहाँ तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है तो पुश हो रहा है, बाय नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो पुल हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल याद रखने से भी आपको बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट याद रहेगा। फाइन, तो ये बेसिक प्रिंसिपल था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। अब बात ये करते हैं कि ये होता कैसे है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर और आयंस की, कि वाटर और आयंस जो है वो कैसे मूव करते हैं। तो वाटर जो है वो कौन एब्सॉर्ब करता है, हमारी रूट्स, राइट। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ मान लो कि मेरा सॉइल है, ठीक है, ये रूट्स हैं अंडरग्राउंड, और यहाँ पे मेरा सॉइल है। आपने पानी कहाँ दिया, सॉइल में, राइट, आपने पानी डाला, प्लस इसमें क्या है, मिनरल आयंस हैं सॉइल में हमारे, राइट, हमारे पास सॉइल में वाटर है और मिनरल आयंस हैं, और ये जो है वो रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं, हमें ये पता है, ये प्रीवियस क्लासेस से तो पता ही है, छोटे छोटे बेसिक्स हैं। अब ये रूट्स में एब्सॉर्ब कैसे होता है पानी, हाउ प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर, ठीक है। तो एक चीज तो है कि भाई रूट्स एब्सॉर्ब करते हैं। रूट्स में क्या होते हैं, रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। आपने ये देखा होगा, रूट्स को आपने ऐसे देखा है, तो इनमें आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, रूट्स में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर्स। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी जो रूट है उसमें जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं, बाहर की एपिडर्मिस लेयर पे जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जिन सेल्स ने एपिडर्मिस बनाई है, वो हर एक सेल एक रूट हेयर बनाती है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे पास मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स होते हैं इन अ प्लांट। एक प्लांट में देयर आर मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स, एक ट्री में वी कैन से कि देयर आर मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या करती हैं, रूट हेयर्स बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ट्री का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं फॉर एब्सॉर्बिंग दी वाटर एंड मिनरल आयंस। अगर मेरे पास ये रूट है तो यहाँ पे इसके रूट हेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके रूट हेयर्स निकले हुए हैं, राइट, हर उससे बहुत सारे हैं रूट हेयर्स, राइट। तो ट्री का क्या ये सरफेस एरिया बढ़ गया, क्या ये ज्यादा स्पेस अब इन्वॉल्व हो रहा है फॉर एब्सॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स, राइट। सब जगह अगर रूट हेयर है तो ट्री का बहुत सारा स्पेस बढ़ गया फॉर एब्सॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल्स, राइट। मतलब कि इस रूट हेयर्स का ये फंक्शन है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि रूट हेयर्स जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं फॉर एब्सॉर्प्शन। और ये रूट हेयर्स कौन बना रहा है, रूट हेयर्स आर फॉर्म्ड बाय एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो रूट्स में सेल्स हैं कॉल्ड एज एपिडर्मल सेल्स बाहर की लेयर पे, और यही एपिडर्मल सेल्स जो है वो रूट हेयर्स बना रही हैं, जो रूट हेयर्स एब्सॉर्प्शन को, वाटर और मिनरल्स के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा रही है, राइट। वाटर एंड मिनरल्स हैं वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं एपिडर्मिस लेयर तक, ठीक है, एपिडर्मल लेयर तक वो पहुंच चुके हैं। तो आगे हम ये बात करते हैं कि एपिडर्मल लेयर से हमारे जो वाटर एंड मिनरल आयंस हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, हमें कहाँ ट्रांसफर करना है उसको, हमें यहाँ से रूट के पूरे यहाँ पे जाना है, राइट। तो ये कैसे ट्रांसफर होते हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे रूट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं रूट्स में कैसे ट्रांसफर होते हैं वाटर एंड मिनरल आयंस।
तो अब तक हमने ये समझ लिया कि रूट हेयर्स जो हैं वो पानी एब्सॉर्ब करती हैं, आयंस एब्सॉर्ब करती हैं फ्रॉम दी सॉइल। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये होता है पॉसिबल बाय डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि देखो सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर एंड आयंस का, और रूट्स में जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमारा वाटर जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉइल से रूट्स में पानी एब्सॉर्ब होता है बाय डिफ्यूजन, राइट। अब ये देखते हैं कि रूट हेयर्स में से रूट्स के बाकी पार्ट्स में कैसे जाएगा वाटर एंड आयंस जो हैं, वो रूट हेयर्स में से रूट्स के बाकी पार्ट्स में कैसे जाएंगे। इसके लिए हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे रूट्स का। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ रूट। तो रूट का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको बड़ा करके हम समझ रहे हैं। दिस इज द रूट हेयर, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये रूट हेयर्स हैं और ये पार्ट है रूट का। तो रूट्स में कुछ लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। जैसे आउटर स्किन को बोलते हैं एपिडर्मिस, तो इसकी आउटर लेयर को भी बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। ये एपिडर्मल लेयर सिंगल लेयर्ड होती है, ओके। एंड देन इज द मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स। फिर ये देखिए दिस इज द मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लेयर होती है एपिडर्मल लेयर के बाद। उसके बाद उसके अंदर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर होगी हमारी एंडोडर्मल लेयर। इस एंडोडर्मल लेयर में एक स्पेशल फीचर होता है दैट यहाँ पे एक सुबेरिन मटेरियल का बना हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। एक स्ट्रिप की तरह स्ट्रक्चर है दैट इज मेड ऑफ सुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है एंडोडर्मिस में, जो कि इम्पर्वियस है टू वाटर। मतलब वो वाटर का ट्रांसफर अलाउ नहीं करती, वो वाटर को मूव करने नहीं देती है, राइट। और एंडोडर्मिस के आगे लेयर होती है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद हमारे होते हैं जाइलम टिश्यूज, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी रूट का, कि हमारी रूट के पास सबसे बाहर जो है वो क्या है? रूट हेयर्स हैं, फिर एपिडर्मल लेयर है, फिर हमारी कोर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, देन पेरिसाइकिल एंड देन दी जाइलम। तो हमारे पानी और आयंस को रूट हेयर्स से जाइलम टिश्यूज तक पहुंचना है, वस्कुलर बंडल्स तक पहुंचना है। ये कैसे पॉसिबल है? अब ये देखते हैं। सी वाटर और आयंस जब रूट्स में पहुंच गए उसके बाद दो पाथवेज होते हैं। देयर आर टू पाथवेज बाय विच दे कैन मूव टुवर्ड्स द जाइलम टिश्यूज। वो जाइलम टिश्यूज तक पहुंचे, इसके लिए टू पाथवेज हैं, मतलब कि दो रास्ते हैं। टू रूट्स आर देयर। कौन से हैं ये दो रास्ते? अब ये देखते हैं। जो पहला रास्ता है उसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे, क्या मतलब है एपोप्लास्टिक पाथवे का? When the bulk मतलब वाटर प्लस आयंस, ठीक है। वाटर और आयंस को एक साथ हम यहाँ बोल रहे हैं बल्क, ठीक है। When bulk flows through the intercellular spaces and cell walls without crossing the cell membrane। क्या मीनिंग है इस बात का? जब हमारा पानी और आयंस, जब बल्क हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। जो सेल्स हैं एक सेल से दूसरी सेल के बाहर से इंटरसेल्युलर स्पेसेस से जाएगा एंड थ्रू द सेल वॉल जाएगा। ये हमारी इसकी सेल वॉल है, ठीक है। ये हमारी सेल्स की सेल वॉल है। और अगर पानी हमारा ऐसे जा रहा है, हमारा वाटर और आयंस ऐसे जा रहा है, एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, एक सेल से दूसरी सेल के बाहर से जा रहा है और सेल वॉल से जा रहा है विदाउट क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर रहा है, मतलब सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तब हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। ये पाथवे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे वाटर और आयंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फास्ट मूवमेंट है, राइट। क्या है एपोप्लास्टिक पाथवे? जब वाटर और आयंस इंटरसेल्युलर स्पेसेस से निकलेंगी और सेल वॉल से निकलेगा विदाउट क्रॉसिंग दी सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के थ्रू नहीं निकल रहा है, सेल को क्रॉस नहीं कर रहा है, तब हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्ट बोलते हैं। एंड ये मूवमेंट जो है बल्क का वो बड़ा फास्ट मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है उसको रोकने के लिए, राइट। हमने पिछले में क्या पढ़ा था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती, तो इसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं करनी पड़ रही, राइट। जो सेल वॉल है वो तो परमिएबल होती है, तो बहुत इजीली बल्क मूव करता है थ्रू द एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। तो एक रास्ता हमारे पास वाटर और आयंस के लिए ये वाला है जो मैंने रेड से मार्क किया है, तो ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू क्रॉस हो रहा है और ये सेल के बीच में से नहीं निकल रहा, ओके।
अब बात करते हैं सेकंड पाथवे की, दूसरे रास्ते की जो कि बल्क ले सकता है। दूसरा रास्ता क्या है? व्हेन बल्क मूव्स थ्रू इंटरकनेक्टेड सेल साइटोप्लाज्म वाया प्लाज्मोडेस्माटा। इसको समझते हैं। जब हमारा बल्क मतलब वाटर और आयंस रूट हेयर्स से कौन सा रास्ता लेंगे? सेल के बीच का, ठीक है, वो हर सेल के बीच में से जा रहा है, ठीक है, बाय क्रॉसिंग दी सेल साइटोप्लाज्म। इंटरसेल्युलर सेल साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है कि ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इंटरसेल्युलर मतलब सेल्स के बिटवीन, तो इंटरसेल्युलर ट्रांसफर हो रहा है, प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म उनके साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफर हो रहा है वाया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। देखो एक सेल जो है, सिंपल समझते हैं, एक सेल जो है वो दूसरी सेल से कनेक्टेड होती है बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, तो ये इतना मोटा नहीं होता है, ये बहुत माइन्यूट से स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये सेल के एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, राइट। तो प्लाज्मोडेस्माटा कुछ नहीं है, सेल जंक्शन है। सेल जंक्शन मतलब एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट कर रहा है, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो जब भी हमारा बल्क मतलब वाटर और आयंस सेल के थ्रू निकलेंगे, ठीक है, वाया प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म के थ्रू निकलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्टिक। सिम का क्या मतलब होता है? मिक्स, है ना, सिम मतलब मिक्स और टुगेदर। तो यहाँ पे एक मीनिंग समझ के चलो कि इसका मतलब है मिक्स, एक सेल को दूसरी सेल से मिक्स कर रहा है, ठीक है, तो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में ये रूट हेयर है और ये वाला रूट देखो आप ब्लैक वाला जो मार्क किया है, ये हर सेल के बीच में से निकल रहा है, ठीक है, और जाइलम टिश्यूज तक पहुंच रहा है, राइट। तो सिम्प्लास्टिक का क्या मतलब है? व्हेन बल्क मूव्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड सेल साइटोप्लाज्म, हर सेल के बीच में से जाएगा, सेल के थ्रू जा रहा है, ये सेल है इसके थ्रू जा रहा है तो सिम्प्लास्टिक, और अगर सेल के बाहर बाहर से निकल रहा है तो एपोप्लास्टिक, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ये, राइट। और ये मूवमेंट जो है वो स्लो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर रहा है। सेल की मेम्ब्रेन जो है उसमें तो बहुत सारे बैरियर होते हैं, वो कुछ को अलाउ करती है कुछ को नहीं, तो ये मूवमेंट जो है वो स्लो होगा, राइट, ड्यू टू द बैरियर बाय द सेल मेम्ब्रेन। फाइन, अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा बल्क है, जो हमारे वाटर और आयंस हैं, वो पार्ट्स में कहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथवे ले रहे हैं और कहाँ पे सिम्प्लास्टिक पाथवे ले रहे हैं, ठीक है। हमारा जो बल्क है, जो हमारे वाटर और आयंस हैं, वो किस जगह पर, वो रूट्स के किस जगह पर एपोप्लास्टिक पाथवे ले रहे हैं, मतलब कि बाहर बाहर से निकल रहे हैं, और किस जगह पे वो सेल के अंदर से निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बल्क है वाटर एंड आयंस, वो दोनों तरीके से निकलते हैं सेल्स में से, वो दोनों तरीके से निकलते हैं, बाय एपोप्लास्टिक पाथवे एंड बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, अब ये रूट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसी को मैंने यहाँ पे सेल्स के फॉर्म में लिया है, मतलब कंपार्टमेंट्स लिए हैं, ठीक है। ये एपिडर्मल लेयर हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स से वाटर और आयंस आ रहे हैं, एपिडर्मिस में जा रहे हैं, फिर कोर्टेक्स में जा रहे हैं, फिर एंडोडर्मिस में, फिर पेरिसाइकिल में, एंड फाइनली जाइलम बंडल्स में, राइट, दैट इज वस्कुलर बंडल्स में पहुंच रहे हैं, जहां से कि वाटर और आयंस मूव करेंगे प्लांट की बॉडी में अपवर्ड्स, राइट। तो उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी हमें ये समझना है कि ये कैसे जा रहे हैं, बाय एपोप्लास्टिक पाथवे या सिम्प्लास्टिक या दोनों, ठीक है। तो वाटर और आयंस जो हैं, मैंने आपको एक रास्ता बताया कि वो एपोप्लास्टिक पाथवे लेंगे, ठीक है, तो हमारा यहाँ से वाटर और आयंस आए, राइट। अब पहले हम एपोप्लास्टिक पाथवे समझते हैं, ठीक है। एपोप्लास्टिक पाथवे, ये रेड वाला मूवमेंट मैंने आपको बताया है, तो ये देखो, ये सेल वॉल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, सेल की सेल वॉल को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, इसको आप मान लो यहाँ पे सेल है, तो ये सेल के अंदर नहीं जा रहा है, ये बाहर बाहर से निकल रहा है, राइट। तो ये हमारा जो है, ये है हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे। अब ये यहाँ पे आया, अब एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी एंडोडर्मिस है, मैंने आपको बताया कि एंडोडर्मिस में एक लेयर है सुबेरियम की बनी हुई, एक लेयर है, दैट इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये कहाँ पे होती है? ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है सेल वॉल में,
ठीक है। सेल वॉल में लगी हुई होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को अलाउ नहीं करती, वाटर को ब्लॉक कर देती है कि आप आगे नहीं जा सकते। तो क्या होगा, यहाँ तक तो है, यहाँ तक जो है वाटर आ रहा है आराम से, और जैसे ही इसने देखा कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, उसको नहीं जाने दे रही, तो हमारा जो वाटर और आयंस है वो क्या रास्ता ले रहे हैं, ये देखिए, ये सेल के अंदर से क्रॉस होने लग जाता है, मतलब सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो कर रहा है, राइट। तो एंडोडर्मिस में आकर ये क्या करेगा, ये अपना रास्ता बदल लेगा, ठीक है। ये यहाँ से नहीं जा पा रहा है, सेल वॉल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करने लग जाएगा, राइट। तो हमारा एंडोडर्मिस से जो है वो कौन सा पाथवे फॉलो होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, मतलब वाटर और आयंस जो है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करते हैं, एंड देन वो पेरिसाइकिल में जाएंगे और जाइलम बंडल्स में जाएंगे, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है कि ये वाला सिम्प्लास्टिक मूवमेंट आपको दिख रहा है कि ये सेल्स के बीच बीच में से क्रॉस हो रहा है आराम से, और ये जाइलम बंडल्स तक जा रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बल्क, जो हमारा ज्यादातर बल्क है, मतलब वाटर और आयंस हैं, वो फॉलो करती हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। क्यों फॉलो करेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे, क्योंकि वो फास्ट है, वो बहुत इजी है फॉलो करना, राइट। वहां पे कोई बैरियर नहीं है, तो ज्यादातर जो बल्क है हमारा वाटर और आयंस वो एपोप्लास्टिक पाथवे से जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमारा जाता है बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। बट एंडोडर्मिस के पास आकर जैसे ही एंडोडर्मिस लेयर आती है इनर टू द कोर्टेक्स, जैसे ही एंडोडर्मिस लेयर आती है, जैसे ही वाटर को कैस्पेरियन स्ट्रिप का सामना करना पड़ता है, वहां से वाटर और आयंस पूरी तरह सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। जो हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे है वो बंद हो गया और सिम्प्लास्टिक पाथवे ही रहता है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल में, ठीक है। और उसके बाद हमारा वाटर पहुंचता है टू द जाइलम बंडल्स, जहां से कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वस्कुलर बंडल्स के थ्रू कैसे ट्रांसफर होता है। मतलब हमने ये समझ लिया कि मोस्ट ऑफ द बल्क फ्लोज वाया एपोप्लास्ट अंटिल रीचेस एंडोडर्मिस, राइट। देन द बल्क फॉलोज सिम्प्लास्ट, राइट। एंडोडर्मिस तक क्या हो रहा है, एपोप्लास्ट ज्यादातर रहेगा और उसके बाद सिम्प्लास्ट फॉलो करेगा। एपोप्लास्टिक पाथवे कहां से है, फ्रॉम रूट हेयर्स टू द इनर ऑफ कोर्टेक्स, मतलब कि जहां पे एंडोडर्मिस आए उससे पहले तक ज्यादातर एपोप्लास्टिक पाथवे रहेगा, एंड आफ्टर एंडोडर्मिस हमारा क्या होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे रहेगा, फाइन। तो हमारे जो वाटर एंड आयंस हैं वो फाइनली जाइलम टिश्यूज तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा वाटर और आयंस जो है, जो बल्क है, वो रूट हेयर्स से जाइलम टिश्यूज तक कैसे पहुंचता है, ओके, बाय एपोप्लास्टिक पाथवे एंड बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे, फाइन। तो हमारा बल्क जो है वाटर प्लस आयंस, वाटर और मिनरल आयंस, वो रूट से जाइलम तक पहुंच गए, राइट। तो एपोप्लास्टिक हमने क्या समझा कि इंटरसेल्युलर स्पेसिस और सेल वॉल वाला रूट है, ऐसा रूट जो कि इंटरसेल्युलर स्पेसिस से निकल रहा है और सेल वॉल से निकल रहा है। और ये हमें पता है कि जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं और सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, राइट। तो हमारा जो ये एपोप्लास्टिक पाथवे है उसको बोलते हैं नॉन लिविंग कंडक्टिव पाथवे, ठीक है। नॉन लिविंग कंड्यूट और नॉन लिविंग कंडक्शन पाथवे बोल सकते हैं, राइट। और जो हमारा सिम्प्लास्ट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो हमारा बल्क है वो प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस कर रहा है, वो सेल के प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस कर रहा है, राइट। एक प्रोटोप्लाज्म से दूसरे प्रोटोप्लाज्म में जा रहा है, तो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस कर रहा है, एंड प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, राइट। ये बात हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग कंटेंट है, और इसलिए ही सिम्प्लास्ट जो पाथवे है उसको लिविंग कंडक्टिव पाथवे बोलते हैं, फाइन। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यंगर रूट्स जो होती हैं, यंगर रूट्स में वाटर जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है इनटू द जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, क्योंकि जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स जो है वो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, तो जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स में डायरेक्टली वाटर ट्रांसफर हो जाता है इन केस ऑफ यंगर रूट्स, वहां बहुत इजी होता है ट्रांसफर होना। दिस इज फुली एपोप्लास्टिक, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो इसलिए इनका जो कंडक्शन है वो फुली एपोप्लास्टिक होता है, ठीक है। दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन कि यंगर रूट्स में सिम्प्लास्टिक होता है या एपोप्लास्टिक रूट फॉलो होता है, तो यू शुड नो कि वहां पे एपोप्लास्टिक होता है, ठीक है। क्योंकि यंगर रूट्स हैं, बहुत इजी है, छोटी छोटी न्यू रूट्स हैं, एंड बहुत इजीली जो है उनके जाइलम वेसल्स में पानी पहुंच जाता है, फाइन। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सॉइल से जब बल्क हमारा जाइलम में जा रहा है, जाइलम रूट्स के जाइलम में पहुंच रहा है, तब हमारा पहले आयंस जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली क्या होता है, आयंस क्रॉस होते हैं, एंड देन वाटर फॉलोज द आयंस,
ठीक है। तो पहले आयंस जाते हैं हमारे रूट से, पहले यहाँ पे आयंस जाते हैं एंड देन हमारा वाटर उसको फॉलो करता है एंड दिस क्रिएट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बनती है, क्यों बन रही है? सी आयंस जो है वो एक्टिवली भी जा सकते हैं, राइट, वो पैसिवली भी जाते हैं और एक्टिवली भी जाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट, कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए दे कैन क्रॉस एक्टिवली ऑल्सो, बट वाटर जो है उसका तो पैसिवली होता है मूवमेंट, राइट। एंड सॉइल से रूट्स में जाने के लिए वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना है ना, तो इसलिए वाटर पहले नहीं जा सकता, पहले आयंस मूव करते हैं एंड देन वाटर फॉलोज द आयंस। दिस क्रिएट्स अ प्रेशर। तो यहाँ पे पहले सॉइल में ज्यादा था, बल्क हमारा वाटर और आयंस ज्यादा थे एंड रूट्स में कम थे, राइट। तो रूट्स में ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे अब ज्यादा हो गया, राइट। अब कोई भी चीज पहले यहाँ पे कम थी तो मूवमेंट जो है वो इजी था मॉलिक्यूल्स का, राइट। अब यहाँ पे वो बढ़ गई तो मूवमेंट कैसा हो गया? मूवमेंट जो है वो कंस्ट्रिक्टेड हो गया और इसलिए ही ये क्या करेगा, ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा। इसी प्रेशर को बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव प्रेशर है। प्रेशर कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, प्रेशर जो है वो पुश लग रहा है ना, सॉइल से जो है वो रूट्स में पुश लग रहा है क्योंकि रूट्स में कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। तो ये जो पुश क्रिएट हो रहा है दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर और इसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर, राइट। रूट प्रेशर क्या है? एक पुश है दैट इज क्रिएटेड इन द जाइलम ऑफ द रूट्स। फाइन। अब ये जो रूट प्रेशर है इसकी अगर एग्जिस्टेंस हमें देखनी है, टू प्रूव इट्स एग्जिस्टेंस साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनको डिस्कस करते हैं। क्या थे वो एक्सपेरिमेंट्स? व्हाट दे डिड इज कि एक हर्बेशियस प्लांट ले लिया, एक छोटा सा प्लांट ले लिया और उसकी मतलब जिसकी ग्रीन स्टेम होती है, ग्रीन सॉफ्ट सी स्टेम होती है, उसके बेस पर एक कट लगाया विद अ प्लेट। ओके, अगर हम यहाँ पे कट लगाएंगे विद अ प्लेट आफ्टर सम टाइम और ओवरनाइट हम उसको छोड़ देते हैं तो हम क्या देखेंगे अर्ली मॉर्निंग की फ्लूइड विल कम आउट। एक्सुडेट एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी बुक में कि एक्सुडेट ऊजेस आउट। एक्सुडेट मतलब क्या होता है? एक फ्लूइड, ठीक है। एक्सुडेट्स मीन्स किसी की रिमेनिंग, ओके। सो दैट फ्लूइड कम्स आउट और oozes out which shows that there was some pressure in the root। यहाँ पे रूट में कुछ प्रेशर होगा इसलिए ही तो यहाँ पे जो है वो लिक्विड ऊज आउट हो गया, वो लिक्विड बाहर आ गया क्योंकि हमने एक कट लगा दिया था, मतलब कि वहां वो फ्लो हो रहा था, राइट। सो दिस डिटरमिन्स की प्रेशर एक है वहां पे, रूट प्रेशर है एंड इस लिक्विड की क्वांटिटी से वी कैन इवन मेजर की कितना प्रेशर लगता है, ओके, एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द दैट एक्सुडेट। फाइन। और कुछ में प्लांट्स में क्या होता है, इन सम ग्रासेस एंड सम फंजाई व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग नाइट टाइम जब ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत कम होता है वी कैन ऑब्जर्व लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द टिप्स ऑफ वेन्स। तो ये लीफ है और टिप, वेन की टिप पर हमें जो है लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली ड्यू ड्रॉप्स नहीं है, ये नाइट के टाइम दिखते हैं एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज गटेशन। गटेशन मीन्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स का आना ऑन दी वेन्स ऑफ लीव्स, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? दिस इज अगेन ड्यू टू दी रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर के प्रेजेंस को ही शो करता है बिकॉज ट्रांसपिरेशन जब नहीं है, जब पानी लीव से लॉस नहीं हो रहा है तो कौन सा प्रेशर लग रहा है? रूट प्रेशर लग रहा है। अब इस रूट प्रेशर को लेके कुछ थ्योरी थी। साइंटिस्ट बिलीव्ड कि पानी का ऊपर जाना, एक ट्री में, एक प्लांट में पानी का ऊपर जाना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी रूट प्रेशर। बट देन लेटर साइंटिस्ट प्रूव्ड कि ये जो रूट प्रेशर है दैट इज जस्ट क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम इन द जाइलम वेसल्स। जाइलम में एक कंटिन्यूअस कॉलम बन रहा है। द मेजर फोर्स इज द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है कि वाटर एवापोरेट होता है फ्रॉम द लीव्स, राइट। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, राइट। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ट्रांसपिरेशन पुल आपको समझाना चाह रही हूँ कि रूट प्रेशर जो है, साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि रूट प्रेशर ही मूवमेंट कॉज कर रहा है अप टू द प्लांट। बट देन सम साइंटिस्ट लेटर प्रूव्ड कि ये जो रूट प्रेशर है दैट इज जस्ट अ जेंटल पुश। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि प्लांट की हाइट तक लेकर जाए। दिस इज पॉसिबल जस्ट इन सम हर्बेशियस प्लांट, लेकिन टॉल ट्रीज का क्या, बड़े प्लांट्स का क्या, ठीक है, कि उनमें जो प्रेशर है दैट इज नॉट द रूट प्रेशर। तो ऊपर तक, टिप तक मूवमेंट कराने के लिए, वाटर एंड आयंस का मूवमेंट कराने के लिए रूट प्रेशर इज नॉट इनफ, okay, that is just for creating a continuous column of water in the xylem vessels।
कंटिन्यूस कॉलम बनाना जाइलम वेसल में मतलब क्योंकि ट्रांसपिरेशन से भी वाटर जो है वो लॉस तो हो रहा है, राइट। तो ये एक फोर्स तो लग रहा है ऊपर की तरफ भी, लेकिन जाइलम में वो कंटिन्यूस बना रहे, जाइलम में भी वाटर आयंस का मूवमेंट होता रहे, इसके लिए जो है रूट प्रेशर हेल्प करता है। फाइन। सो जिन साइंटिस्ट ने रूट प्रेशर को माना था कि रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, दैट वाज कॉल्ड एज द रूट प्रेशर थ्योरी, ओके, विच वाज लेटर रिजेक्टेड एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड कि उसके लिए ट्रांसपिरेशन पुल रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। सो रूट प्रेशर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर द बल्क मूवमेंट इन ट्रीज। फाइन। सो ट्रांसपिरेशन पुल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब आपको पता है एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स, है ना। प्लांट की, ट्री की लीव्स से एवापोरेटिव लॉस होता है, वाटर जो है वो एवापोरेट होता है, स्मोक के फॉर्म में रिलीज होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन से ये वाटर एवापोरेट हो रहा है, राइट। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर रिलीज हो रहा है, एक्चुअली जो रूट्स में से पानी एब्सॉर्ब होता है, वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब होते हैं, उसका ओनली 1% इज यूटिलाइज्ड बाय द लीव्स फॉर फूड प्रिपरेशन, फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस में सिर्फ 1% ही यूज हो रहा है दिस वाटर। बाकी का पानी कहाँ जाता है? बाकी का पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एवापोरेट हो जाता है, बाकी का पानी लीव्स में से उड़ जाता है, ठीक है, स्मोक बन के रिलीज हो जाता है। सो दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो इतना सारा पानी लॉस हो रहा है, ये वाटर लॉस एक टेंशन क्रिएट करेगा, एक ग्रेडियंट बनाएगा इन द सराउंडिंग लीव्स, राइट, इन द सराउंडिंग टिश्यूज, राइट। तो ये वाटर एवापोरेट हुआ, इसने इसको टेंशन दी, ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट बना, तो वाटर जो है इस टिश्यू से यहाँ पहुंचा, फिर इसमें कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर इससे यहाँ पहुंचा, इसमें कम हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचा, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा पानी है वो तो रूट्स में है ना, हमने जो पानी दिया था वो तो रूट्स में दिया था, वाटर तो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक कॉन्टिन्यूअस टेंशन बनती जा रही है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो रही है, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट होता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन पुल, कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स है, ट्रांसपिरेशन पुल इज द पुलिंग फोर्स दैट इज कॉजिंग द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके। सो ये कॉन्टिन्यूअस ग्रेडियंट बना रहा है, जिसकी वजह से जाइलम से वो पानी अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस वाज कॉल्ड एज द कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल। कोहेशन मतलब क्या होता है? कोहेशन मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दैट इज द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से उनमें एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे को खींचता है अपने पास, तो ये आसपास ही रहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द कोहेशन। सो कोहेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आसपास हैं, तो वो एक दूसरे को खींचते चले जाएंगे। एंड टेंशन क्रिएट हो रही है ड्यू टू दी ग्रेडियंट, है ना, ग्रेडियंट हो रहा है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो एक टेंशन क्रिएट हो रही है, जिसको बोलते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। सो दिस वाज अनदर थ्योरी विच वाज वाइडली एक्सेप्टेड एंड इट वाज प्रूव्ड दैट ट्रांसपिरेशन पुल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन इन डिटेल, plus about the translocation, that is the movement of water via vascular bundles. Fine. If you found this lecture useful, do share it with your friends. Do tell me by liking and commenting on the video. And if you are here for the first time, do subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much.